आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, यानी कि मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक किसका योगदान होता है? तो सेल का सबसे अधिक योगदान होता है। वैसे पर्वत का भी होता है, जल का भी होता है, वायु का भी होता है, पर लेकिन सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो सेल का, यानी कि चट्टान का। अगला है, निम्न में से एक नवीकरणीय संसाधन है। कोयला तेल नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? कि जो समाप्त ना हो, जिन्हें एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तो खनिज तेल दोबारा नहीं हो सकता, कोयला, ताप विद्युत भी नहीं हो सकता। जो मिट्टी है वहाँ क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। तीसरा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा का जो डेल्टा क्षेत्र है उनमें कौन सी, और तथा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उनमें कौन सी सामान्यतः मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उसमें पाई जाती है। क्लियर है? तो जो जलोढ़ मिट्टी वहाँ कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का डेल्टा क्षेत्रों में तथा गंगा के मैदानी भागों में। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौह अयस्क है वहाँ एक किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। तो ये जो लौह अयस्क है यहाँ एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। क्लियर है? इसके बाद में आगे है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और कपास कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तो काली मिट्टी भी कहाँ पर होगी? मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ही होगी। ठीक है। इसके बाद में, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में क्या किया जाता है? सीढ़ीदार, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में ही सीढ़ीदार खेती होती है। इसके बाद में सातवां, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? यानी कि कौन से जो कारक है कि जो मिट्टी के निर्माण में सहायता नहीं देता है? देखिए, वायु और जल यहाँ भी देता है, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, ये भी, इनसे भी मिट्टी का निर्माण होता है। सेल का तो सबसे अधिक योगदान होता है। और पानी का जो इकट्ठा होना है यहाँ मिट्टी के निर्माण में सहयोग नहीं देता है। अगला है कि जो मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? तो डेल्टा प्रदेश में यह विधि लाई जाती है। नौवां है कि निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? यानी कि मशीन, देखिए, मानव ने बनाई, भवन मानव ने बनाए, तकनीक ये भी मानव ने लगाई, पर लेकिन वन ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है? तो पहले इतने को देखिए फिर से। देखिए, हमने पहला पढ़ा कि मृदा का निर्माण में सबसे अधिक योगदान होता है, कौन देता है? तो सेल। ऊर्जा का एक नवीकरण संसाधन है तो मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में तथा गंगा के मैदानी भागों में। लौह अयस्क एक कौन से प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। और जो उत्तराखंड है उसमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला था कि कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण में सहयोगी नहीं होता है? तो पानी का इकट्ठा होना। अगला था कि मिट्टी संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है? तो डेल्टा प्रदेश में। निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है? तो वन मानव ने नहीं बनाया है। अब अगला है आपका कि पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी पश्चिमी घाट जो प्रदेश हैं उनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उनमें काली मिट्टी पाई जाती है। जो ज्वारीय ऊर्जा है वहाँ किस प्रकार का संसाधन नहीं है? यानी कि अजैव,
आचक्री, मानवकृत, तो वहाँ पुनः पूर्ति योग्य संसाधन नहीं है। कौन? ज्वारी ऊर्जा। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ, देखिए भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी आई। तो किसके कारण से भूमि का निम्नीकरण हुआ? किसमें? पंजाब में। तो उसका मुख्य कारण यह है वहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, इसलिए भू निम्नीकरण की समस्याएं का प्रमुख कारण वहाँ पर क्या है? अधिक सिंचाई करना है। अगला है कि सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? जो सेल और जो धातुएं हैं वह किस तरह के संसाधन हैं? तो यहाँ है आपके आजैविक। कौन से संसाधन है ये? आजैविक संसाधन है। अब जो काली मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? यानी कि भूमि के उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। कौन सा? तो देखिए जनसंख्या जो है ये भौतिक कारक नहीं है। तो 10वें से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य। पंजाब में जो भू निम्नीकरण हुआ उसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है? तो आजैविक। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इनमें से जो कौन सा कारक है वो भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है, तो जनसंख्या इसका भौतिक कारक नहीं है। इस तरह ये थे आपके सही विकल्प। और अब आते हैं हम इसके रिक्त स्थानों पर। देखिए संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वहाँ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव मतलब होता है उनमें जान नहीं है, और जिनमें जान होगी जो सजीव वस्तुओं से बने रहेंगे उन्हें जैव संसाधन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि जो निर्जीव वस्तुओं से बने होंगे उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अब तीसरा है आपका कि कोई भी जो प्रदेश है उसमें विद्यमान संसाधन है अब तक पर लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कोई प्रदेश है उसमें संसाधन तो है पर लेकिन अब तक उनका प्रयोग यानी कि उपयोग नहीं किया गया हो, उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। कौन से संसाधन कहते हैं? संभावी, यानी कि उनकी संभावनाएं है अभी। अगला है कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है, उपयोग और गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हम विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो देखिए अभी तक 4 हमने कौन कौन से पढ़े कि संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। और जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है पर लेकिन जिनका उपयोग नहीं हुआ उन्हें हमने संभावी संसाधन कहा। अगला था कि जिनका सर्वेक्षण हो गया संसाधनों का लेकिन और उनका उपयोग और गुणवत्ता भी निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हमने विकसित संसाधन कहा। मानव जो स्वयं है संसाधनों का क्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मानव है वहाँ क्या है एक स्वयं संसाधनों का। देखिए मानव क्या है? देखिए स्वयं मानव स्वयं संसाधन किसे कहते हैं पहले वो समझिए। जब मानव किसी दूसरे मानव की सहायता करता है तो वहाँ कहलाता है मानव स्वयं संसाधन। मान के चलिए वकील, टीचर, पुलिस, ये सब क्या है? एक मानव स्वयं संसाधन, ये दूसरों की सहायता कर रहे हैं। तो ये क्या है? मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से प्रयास किए गए और अंत में देश का जो क्षेत्रफल का जो लगभग कितना प्रतिशत भाग 27% भाग या हिस्सा पठारी है। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। अब देखते हैं इसके सत्य और असत्य। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो यहाँ बात सत्य है कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है वहाँ अधिकतर गहरी होती है और वो उसमें अम्लीय माध्यम ज़्यादा होता है। दूसरा है कि मरुस्थली मृदाओं का रंग पीला होता है। तो ये बात गलत है क्योंकि मरुस्थली मृदा का रंग भूरा होता है।
पीला लाल मिट्टी का रंग होता है। वैसे लाल रंग की होती है वहाँ पर, लेकिन जब पानी में मिलाते तो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कौन सा कैसा होता है कि भूरा। तो ये बात कैसी हो जाएगी, असत्य। मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरण योग्य संसाधन है, यह बात भी गलत है, क्योंकि मिट्टी क्या है, हमने पहले ही सही विकल्प पढ़ा था कि मिट्टी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ये अनवीकरण योग्य संसाधन बता रहा है, तो गलत बात है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये बात सत्य है। कितना है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 43% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। तो यहाँ बात क्या है, गलत है। तो इस तरह आपके ये सत्य सत्य थे। तो अब देखते हैं इसकी सही जोड़ी। देखिए भारत में 3 क्षेत्र हैं, भू क्षेत्र, मैदान और पर्वत क्षेत्र और वन क्षेत्र। देखिए भू क्षेत्र जो मैदान है वहाँ 43% है, ध्यान रखिएगा आप कि भू क्षेत्र मैदान है 43%, पर्वत क्षेत्र है 30% और वन क्षेत्र है 33%। ठीक है, तो कितना है, भू क्षेत्र मैदान है 43, पर्वत क्षेत्र है 30 और वन क्षेत्र है 33। और जो पहला है आपका रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, तो यहाँ ब्राजील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था यहाँ सम्मेलन, जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन था वहाँ ब्राजील में हुआ था। और संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में कहाँ पर की गई थी, क्लब ऑफ रोम। अब अगला है एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर। नवीन जलोढ़क जो मिट्टी है उसका स्थायी नाम क्या है, तो उस मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं। रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, देखिए मैंने पहले ही बताया था अभी कि जो काली मिट्टी है उसमें कपास के लिए उपयुक्त होती है वहाँ मिट्टी, तो इसलिए रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदाएं हैं किसकी फसल के लिए उपयुक्त है, तो देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में जो लाल मिट्टी है उन पर काजू उगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा काजू। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसका निर्माण डेल्टाई भागों से ही हुआ है। इसमें भर देंगे हम जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है, तो देखिए यहाँ तक रिपीट कर लेते हैं। अभी तक क्या पढ़ा है, नवीन जलोढ़क मिट्टी का जो स्थायी नाम है उसका नाम है खादर। रेगर या कपास वाली मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदाएं हैं उनमें कौन सी फसल बोई जाती है, तो काजू। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़। देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है, तो 27% भाग। कितना, 27% क्षेत्र जो है वहाँ पठारी क्षेत्र है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। और हम भोजन, मकान और कपड़े अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं, तो 95%। कितने प्रतिशत, 95% भाग हम भूमि से हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। आज हमने अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सभी का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको यहाँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप इन्हें 1, 2 या 3 बार अच्छे से कंप्लीट करिएगा और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद।